ये हमारी जो नेक्स्ट इंट्रैक्शन है उसको हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज कमेंसलिज्म। हमने बहुत सारी इंट्रैक्शंस हम स्टडी कर चुके हैं। कौन कौन सी इंट्रैक्शन हमने स्टडी की है? हमने स्टडी की थी सबसे पहले प्रेडेशन, देन कंपटीशन, देन पैरासिटिज्म। ये सब इंट्रैक्शंस हम स्टडी कर चुके हैं। तो अब जो इंट्रैक्शन हम स्टडी करेंगे दैट इज कमेंसलिज्म। व्हाट इज कमेंसलिज्म? किस तरह की इंट्रैक्शन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बेनिफिट होता है उसको, एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है और जो दूसरा होता है उसको ना ही बेनिफिट होता है और ना ही कोई हार्म होता है। दैट इज नोन एज कमेंसलिज्म। जो दूसरी स्पीशीज है उसको ना ही तो कोई हार्म है और ना ही उसको कोई वहां पे लॉस हो रहा है, तो दैट इज नोन एज मींस न्यूट्रल है। जो दूसरी स्पीशीज है दैट इज न्यूट्रल। अब यहाँ पे एग्जांपल्स आते हैं ऐसी एसोसिएशंस के जहां पे ऑर्गेनिज्म जो है उनमें एक स्पीशीज को बेनिफिट होता है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से आपको समझाती हूँ। कौन कौन से एग्जांपल्स हैं हमारे पास? Orchid growing on branch of mango tree। ऑर्किड्स जो हैं वो एज एन एपीफाइट, एपीफाइट वो होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं। फाइट वर्ड होता है प्लांट, एपी मीन ऊपर। किसी भी दूसरे प्लांट के ऊपर जो है अगर कोई दूसरा जो है ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है या दूसरा प्लांट ग्रो करता है दैट इज नोन एज एपीफाइट। जैसे यहाँ पे है ये जो ऑर्किड्स होते हैं ये मैंगो से नरिशमेंट या कुछ न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं। इनकी जो रूट्स होती हैं वो एयर में रहती हैं। इनमें एक टिश्यू होता है वेलमन। अगर आपको याद हो तो 11th क्लास में आपको करवाया गया था कि इनमें इनकी जो रूट्स होती हैं वो एयर में ही रहती हैं और एयर में से जो मॉइस्चर होता है उसको ही ये एब्जॉर्ब करती हैं। तो इस तरह के प्लांट को जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो होता है दैट इज नोन एज एपीफाइट। अब ऑर्किड को यहाँ पे क्या बेनिफिट मिला? ऑर्किड को रहने के लिए स्पेस मिल गया, एक जगह मिल गई उसको रहने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो मैंगो ट्री है उसको ना ही कोई हार्म हो रहा है ना ही कोई बेनिफिट हो रहा है। सो दिस एसोसिएशन इज नोन एज कमेंसलिज्म। तो इस तरह के जो दूसरों के ऊपर ग्रो होते हैं उनको कहते हैं एपीफाइट्स, प्लांट्स के ऊपर जो ग्रो करते हैं। अब एक दूसरी भी है जिसमें बार्नेकल्स they get attached to the back of or the surface of whale, body surface of whale। पहला एग्जांपल ये था। दूसरा एग्जांपल है barnacles get attached to the body of whale। अब बार्नेकल्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे आर्थ्रोपोड्स हैं जो कि वेल्स की पूरी बॉडी के ऊपर अटैच हो जाते हैं। क्यों? इनको क्या बेनिफिट होगा? जो बार्नेकल्स हैं वो क्या खाते हैं? दे ईट प्लैंक्टन्स, प्लैंक्टन्स को खाते हैं ये। तो इनको प्लैंक्टन्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाती है क्योंकि वेल एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, वेल के साथ इनकी भी मूवमेंट होती रहती है। तो इनको अब ये एक ही जगह पे नहीं तो अटैच रहते हैं ज्यादातर, तो एक ही जगह पे रहेंगे तो फूड की शॉर्टेज हो जाएगी। अब वेल के साथ अटैच रहेंगे, उसके बॉडी के साथ जहां जहां वेल जाएगी ये भी मूव करते रहेंगे, तो इनके लिए भी फूड की अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो यहाँ पे भी क्या है? वेल को ना हार्म हो रहा है ना बेनिफिट हो रहा है, बार्नेकल यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है बार्नेकल को। ठीक है।
थर्ड एक और एसोसिएशन बताती हूँ मैं आपको, दैट इज कैटल अर्गट एंड ग्रेजिंग कैटल। कैटल अर्गट एंड ग्रेजिंग कैटल, ये मैंने आपको एग्जांपल पहले भी बताया था कि जो कैटल्स ग्रेजिंग करते हैं ग्रासलैंड्स में, वो ग्रेजिंग करते रहते हैं, तो उनके जो हूव्स होते हैं, हूव्स मीन जो उनके जो है हम कहते हैं एनिमल्स के जो पांव होते हैं, हूव्स होते हैं स्पेशल जो बोलते हैं, उनसे क्या होता है, जो सोइल होती है वो रिमूव होती रहती है। जब सोइल वहां से रिमूव हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी, तो उसमें से सोइल के नीचे से बहुत सारे वर्म्स जो है वो ऊपर आ जाते हैं। और ये जो अर्गट हैं, इनका नाम ही है कैटल अर्गट, क्योंकि ये अर्गट क्या होते हैं, बर्ड्स। कैटल अर्गट इसलिए इनको नाम दिया हुआ है क्योंकि ये जो कैटल्स हैं उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं, जहां जहां से कैटल जाएंगे उनके पीछे पीछे ये जाते रहते हैं। तो इनको खाने के लिए वहां पे फूड मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ वर्म्स। लेकिन जो यहाँ पे ग्रेजिंग कैटल है, उसको इससे ना ही कोई बेनिफिट हो रहा है, ना ही कोई हार्म हो रहा है। एक यहाँ पे और एग्जाम्पल आपको दिया है, 4 एग्जाम्पल्स इस एसोसिएशन के दिए गए हैं। लास्ट एग्जाम्पल, दैट वाज सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश। इसकी आप इमेज भी दे रखी है विवेक, सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश। तो यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे जो ये क्लाउन फिश है, ये एक बिल्कुल छोटी सी फिश होती है जो कहाँ पे रहती है, एक सी एनिमोन है, उसके टेंटेकल्स होते हैं, उनके साथ में रहती है। कैसे, मैं आपको इमेज से दिखाती हूँ। इस तरह से सी एनिमोन जो होता है उसके टेंटेकल होते हैं जो कि स्टिंगिंग होते हैं, स्टिंग करते हैं वो। तो ये बहुत छोटी सी फिश होती है, ये इन टेंटेकल्स के बीच में, यहाँ पे ये फिशेस जो है ये बीच में रहती है इसके। इससे फायदा क्या होता है, इसका जो प्रीडेटर होता है वो इन टेंटेकल्स के पास में नहीं आता, क्योंकि ये स्टिंगिंग टेंटेकल्स हैं। अगर वो पास में आएगा तो स्टिंग करेंगे उसको टेंटेकल्स। इसमें सेल्स होती हैं, आपने जो है ये सिलेंट्रेटा जो है फाइलम पड़ा होगा, तो स्टिंगिंग सेल्स होती है वहां पे। तो ये क्लाउन फिश इतनी छोटी है कि बहुत ही इजीली बीच में से निकल जाती है, बहुत साइज छोटा होता है, बट ये अपने प्रीडेटर से बच जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों के बीच की एसोसिएशन में सी एनिमोन को तो यहाँ कोई बेनिफिट नहीं है, कोई हार्म नहीं है, लेकिन क्लाउन फिश के लिए यहाँ पे सर्वाइवल एडवांटेज बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ टेंटेकल्स ऑफ सी एनिमोन। तो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स थे आपके कमेंसलिज्म के। Orchid as an epiphyte growing on the branch of mango tree. Second, barnacles get attached to the body of whale. Or cattle, ergot and grazing cattle. And last one is sea anemone and clownfish. तो ये तो थे कमेंसलिज्म के एग्जाम्पल। अब हम जो नेक्स्ट इंटरेक्शन है वो स्टार्ट करते हैं, दैट इज म्यूचुअलिज्म। अब म्यूचुअलिज्म एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें जो दोनों के दोनों पार्टनर्स हैं, दे गेट बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। दोनों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस वो ऐसी एसोसिएशन में होते हैं कि अलग जो है उनका सर्वाइवल बहुत कम होता है। ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं, लेकिन कम होता है। तो ये एक बहुत अच्छी वाली इंटरेक्शंस है म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशंस इन विच बोथ पार्टनर्स
गेट बेनिफिटेड। एक ऐसी भी एसोसिएशन हमने पढ़ी थी जिसमें दोनों के दोनों पार्टनर्स को हार्म होता था। क्या किसी बच्चे को याद है? ऐसी कौन सी एसोसिएशन है जिसमें दोनों पार्टनर्स जो है वो उनको हार्म होता है, नुकसान होता है? म्यूटेड है सारे? चलो, वो है कंपटीशन। कंपटीशन का मैंने आपको बताया था कि दोनों के दोनों जो होते हैं उनको नुकसान वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म में हम सबसे पहली जो एसोसिएशन है वो आपने पढ़ रखी है। दो एसोसिएशन जो मैं बताऊंगी वो आप बहुत डिटेल में पहले ही कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज लाइकन एंड सेकेंड वन इज माइकोराइजा। ये दोनों के दोनों एसोसिएशंस आप पहले ही पढ़ चुके हैं। व्हाट इज लाइकन? Lichen, it is a symbiotic association between a fungus and algae, fungi and algae. और आप सभी को पता है कि इसमें जो फंगल पार्ट है वो क्या करता है, एल्गी को रहने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है और वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन करता है। और एल्गी क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है और उस फूड को ये फंगस के साथ शेयर करता है। दैट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। नेक्स्ट वन एसोसिएशन इज माइकोराइजा। माइकोराइजा एक ऐसी एसोसिएशन है दैट इज बिटवीन द फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ये हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं, हमारे एक चैप्टर का ये टॉपिक भी था जिसमें हमने पढ़ा था कि इसमें दोनों को क्या बेनिफिट होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट है उसको फॉस्फोरस या मिनरल्स जो है वो मिल जाते हैं सॉइल में से, फंजाई अब्सॉर्ब कर लेता है। फंजाई उसको सैलिनिटी से प्रोटेक्ट करता है, वाटर की शॉर्टेज से प्रोटेक्ट करता है, इसके अलावा ड्राउट की कंडीशंस हैं उनसे प्रोटेक्ट करके रखता है, और इसके अलावा पैथोजन प्रोटेक्ट करके रखता है। और जो इसमें प्लांट है, प्लांट क्या करता है, फंजाई को रहने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है और फूड शेयरिंग के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे ये भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। एक थर्ड एसोसिएशन भी है यहाँ पे जो आप लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ी होगी, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन द पॉलिनेटर एंड द प्लांट। प्लांट और उसके पॉलिनेटर्स के बीच की जो है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। जिसमें दोनों को ही बेनिफिट होता है। जो पॉलिनेटर है उसको एज ए रिवार्ड की फॉर्म में क्या मिल जाता है, जूसी नेक्टार मिल जाता है, पॉलन्स मिल जाते हैं, ठीक है। और जो प्लांट है उसमें क्या हो जाता है, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट हो जाता है। तो उसके लिए जो उसके स्टेप्स हैं रिप्रोडक्शन के, दैट गेट कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ दैट पॉलिनेटर। तो दोनों में यहाँ पे बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप है। तो पॉलिनेटर जो है उसको हम कहते हैं, जो पॉलिनेटर्स होते हैं तो उनको एक फी भी पे की जाती है, ताकि वो एक बहुत अच्छा जो है रोल प्ले कर रहे हैं प्लांट के लिए, तो उनको एक फी दी जाती है। जो आपने आपके जो सेकंड चैप्टर है उसमें भी आपने पढ़ा होगा, व्हाट आर द रिवार्ड्स दैट आर गिवन टू पॉलिनेटर्स। पॉलन्स होते हैं, नेक्टार होता है, और इसके अलावा भी आपने एक रिलेशनशिप यूका प्लांट की भी पढ़ी होगी, दे प्रोवाइड अ स्पेस फॉर लेइंग एग्स, ये भी आपने पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर में। तो ये बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। अब एक बात और आ जाती है, जहां हम पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं,
करते हैं पॉलिनेशन की। अब पॉलिनेशन जब भी होता है मीन तो उस टाइम पे कोई ना कोई पॉलिनेटर वहां पे आ रहा है, वहां से पॉलन्स को लेके जा रहा है और पॉलिनेशन को परफॉर्म कर रहा है। लेकिन किसी भी फ्लावर के पास क्या ऐसी कोई टेक्निक है कि वो जो नॉन पॉलिनेटर्स हैं, अब मान लो कोई ऐसा आ गया जो पॉलिनेशन तो कर नहीं रहा लेकिन उसका नेक्टार लेके जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? दैट आर पॉलन चीटर्स। हम उनको चीटर्स कहते हैं कि उन्होंने कोई फायदा तो किया नहीं, प्लांट का नेक्टार ले गए। तो प्लांट के पास ऐसी क्या उसके पास स्पेसिफिक टेक्निक है कि चीटर से ताकि पॉलिनेशन जो है परफॉर्म हो पाए? तो उसके पास एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, दैट इज को इवोल्यूशन। उनके पास ये बहुत अच्छी टेक्निक है जिसको कहते हैं को इवोल्यूशन। इसमें क्या होता है, जो फ्लावर है और जिसका पॉलिनेटर है, दे आर लिंक्ड इन 1-to-1 लिंकेज बाय सर्टेन कैरेक्टर। उनके पास ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं कि एक फ्लावर को सिर्फ उसका पॉलिनेटर ही पॉलिनेट कर सकता है, वही उसमें से नेक्टार लेके जा सकता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपने देखा होगा जो बेल शेप्ड फ्लावर्स होते हैं काफी बड़े बड़े, उनके जो पॉलिनेटर्स होती हैं उनकी बीक भी काफी लंबी होती है, ठीक है। और जो बहुत स्मॉल फ्लावर्स होते हैं वो भी बेल फॉर्म में होते हैं, तो उनके भी जो छोटे छोटे पॉलिनेटर्स बीज वगैरह आ जाती हैं, उनकी टंग का साइज भी उतना ही होता है जितना डेप्थ में जो है नेक्टार प्रेजेंट होगा। तो इट मींस दे आर इन 1-to-1 लिंकेज। जो पॉलिनेटर के माउथ पार्ट्स का स्ट्रक्चर होगा दैट इज इवॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जैसे मैं ये कहती हूँ कि एक फ्लावर है, ठीक है, ये एक फ्लावर है, आपको पता है कि नेक्टर यहाँ प्रेजेंट होगा, तो इसका जो पॉलिनेटर होगा ऑब्वियसली उसका बीक का साइज इस तरह का होना चाहिए ताकि वो अंदर तक पहुंच पाए। दैट इज को इवोल्यूशन। इन दोनों में इस तरह का होना चाहिए कि वो को इवॉल्व हो, उनके कैरेक्टर्स जो हैं वो इस तरह से एक दूसरे से मैच करते हो कि दूसरा कोई पॉलिनेटर वहां से नेक्टार ना लेके जाए। तो यहाँ पे दो एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। दो एग्जांपल से आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ किस तरह से जो पॉलिनेटर होता है वो प्लांट के अकॉर्डिंग उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेती हूँ फिग ट्री का और वास्प का। आपको पता है कि जो इस फीमेल वास्प है, ये जो फिग का फ्रूट है इसको यूज करती है अपने एग ले करने के लिए। ये एक फिग फ्रूट है, तो जो वास्प आती है फीमेल वास्प वो इसमें से पास होती है और यहाँ पे आके वो अपने एग लेकर देती है इस फ्रूट के अंदर। जब वो एक प्रॉपर प्लेस सर्च करती है, मीन एक से दूसरे में जाएगी ये भी प्रॉपर नहीं है, दूसरे तीसरे में जाएगी ये भी प्रॉपर नहीं है, तो इसके अंदर जो ये फ्लावर्स लगे होते हैं, यहाँ पे मेल फ्लावर होते हैं, फीमेल फ्लावर होते हैं, न्यूट्रल फ्लावर होते हैं, तो जैसे ही वो एक से दूसरे फिग में पास होती है तो वो साथ में पॉलिनेशन भी परफॉर्म कर देती है।
ठीक है। और जहां पे उसके एग, जहां पे भी वो एग ले करेगी तो वो फिग फ्रूट उसके जो लार्वा हैं, जब उसके लार्वा बनेंगे तो उनके लिए फूड का पर्पस यहीं से जो गॉल फ्लावर है और जो यंग सीड्स है उनको खाके जो उसके जो लार्वी हैं वो आगे डेवलप होते हैं। तो उसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है, उसके एग ले करने के लिए उसको एक सेफ प्लेस मिल गया, उसके जो लार्वी हैं, एग्स जो है हैच होने के बाद जो लार्वी निकलेंगे उनके लिए फूड का सोर्स वहां पे अवेलेबल है। और फिग को क्या फायदा मिल गया कि वो उसका पॉलिनेशन हो गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये बिल्कुल छोटे से स्पोर के थ्रू आती है वो जो फीमेल वॉस्प होती है, बाकी अगर कोई बड़ा जो है इंसेक्ट होगा वो इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। तो वो यहाँ से जो भी है वो लेके नहीं जा सकता, इनका नेक्टार या बाकी कुछ भी बेनिफिट नहीं ले सकता इस इन्फ्लोरेसेंस से जो कि वास्प ले सकती है। तो ये 1 to 1 लिंकेज मानी जाती है क्योंकि इसमें कोई और इंसेक्ट नहीं एंटर कर सकता। तो दैट प्लांट इज प्योरली डिपेंडेंट अपॉन द फीमेल वास्प फॉर पॉलिनेशन। अब एक और एग्जाम्पल देती हूँ आपको ऑर्किड्स का। जो ऑर्किड्स हैं उनके बारे में बहुत स्पेशली बोला जाता है that they have fascinating diversity of floral patterns. They have fascinating diversity of floral patterns to attract pollinators. जितने भी ऑर्किड्स हैं, बेटा सभी वीडियो ऑन करके रखें सभी बच्चे। तो क्या है, जितने भी ऑर्किड्स हैं, ऑर्किड्स में हमें फ्लोरल पैटर्न बहुत अलग अलग देखने को मिलते हैं। किसी का कलर बहुत ज्यादा ब्राइट है, कोई एक कलर में, किसी में दो दो कलर हैं, कईयों में बहुत सारे मिक्सचर्स हैं। तो इस तरह के हमें मिलते हैं। इस तरह के क्यों अलग अलग पैटर्न्स हमें मिलते हैं? क्योंकि वो अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर्स को। तो इनके पॉलिनेटर्स ऑर्किड्स के कौन कौन से हैं? दैट आर बीज एंड बम्बल बीज। जो बम्बल बीज होती हैं ये साइज में थोड़ा सा बड़ी होती हैं, बीज के कंपैरिजन में थोड़ा सा साइज इनका बड़ा होता है, दैट आर नोन एज बम्बल बीज। अब यहाँ पे जो पॉलिनेशन होता है दैट इज गारंटेड, और यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, कई बार ऐसी भी यहाँ पे एसोसिएशन मिलती है जहाँ पे ज्यादा रिवार्ड नहीं मिलता। कोई रिवार्ड नहीं है, कोई स्पेसिफिक रिवार्ड, क्योंकि रिवार्ड हम ज्यादातर किस लिए कहते हैं? हम रिवार्ड कहते हैं अगर उसने पॉलन लिया, अगर उसने नेक्टार लिया तो हम कहते हैं उसको रिवॉर्ड मिला। लेकिन यहाँ पे उसके लिए कौन सा रिवॉर्ड है? यहाँ पे रिवॉर्ड नहीं होता है। कई बार यहाँ पे एक स्पेशल मैकेनिज्म वर्क करता है जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल डिसीट। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल डिसीट किसे कहा जाता है? जिसमें एक दो हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे। एक तो है मेडिटेरेनियन ऑर्किड है जिसका नाम है ऑफ्रिस, और एक मेल बी। इन दोनों के बीच का एग्जाम्पल है मेडिटेरेनियन ऑर्किड। कौन सा है? उस ऑर्किड का नाम है ऑफ्रिस, और यहाँ पे मेल बी। अब जो इस ऑर्किड की एक पेटल है ये रिजेंबल करती है, दैट इसका जो स्ट्रक्चर है एक पेटल का वो रिजेंबल करता है फीमेल बी की तरह। तो कलरिंग में और मार्किंग में पेटल्स रिजेंबल फीमेल बी in color and markings। मीन जो उसके ऊपर डॉट्स हैं वो भी इसी तरह के हैं जैसे यहाँ पे जो ये मेल भी है और उनमें जो फीमेल भी होती हैं उसके जैसी ही
मार्किंग्स होती हैं उनके जैसा ही कलर होता है। तो जो मेल बी है तो इट अट्रैक्टेड टुवर्ड दैट फ्लावर एंड इट स्यूडो कॉपुलेट्स, get attracted and pseudo copulate। ठीक है, जो कॉपुलेशन हमने जो रिप्रोडक्शन में पढ़ा हुआ था दैट इज सेम, बट दैट इज स्यूडो कॉपुलेशन बिकॉज इट इज बिटवीन द मेल बी एंड अ फ्लावर। तो ये रिजेंबल करता है फीमेल की तरह, तो ये स्यूडो कॉपुलेशन यहाँ पे होता है। तो इस ड्यूरिंग दिस स्यूडो कॉपुलेशन पोलन ग्रेन्स आर डस्टेड ऑन द बैक ऑफ मेल बी। तो इस केस में होगा कि जो मेल बी है उसकी बैक के ऊपर पॉलन ग्रेन डस्टेड हो जाएंगे। जब वो दूसरे जो है फ्लावर को विजिट करेगा और वहां पे स्यूडो पॉपुलेशन होगा तो जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो वहां पे शेड हो जाएंगे और वहां पे पॉलिनेशन जो है परफॉर्म हो जाएगा। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल डिसीट। तो यहाँ पे एक स्पेशल यहाँ पे देखने को मिलता है कि अगर मान लो ड्यूरिंग इवोल्यूशन जो है कलर पैटर्न, ऑर्किड की पेटल्स का कलर पैटर्न अगर मान लो ड्यूरिंग इवोल्यूशन चेंज हो गया तो क्या होगा? तो क्या होगा, उस प्लांट का जो है पॉलिनेशन भी नहीं होना जो है अगर मान लो इसका फीमेल जो बी है उसकी जो विंग्स का या उसका कलर जो है ड्यूरिंग इवोल्यूशन चेंज हो गया तो क्या होगा, ऑर्किड का पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर मेल बी उसको एज ए फीमेल बी जो है वो डिटेक्ट नहीं करेगा। तो उनको क्या करना पड़ेगा, को इवॉल्व करना पड़ेगा। क्या होगा, इफ कलर ऑफ फीमेल बी चेंजेस ड्यूरिंग evolution, then orchid also have to co-evolve। ऑर्किड को भी को-इवॉल्व करना पड़ेगा टू परफॉर्म पॉलिनेशन, ताकि पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो पाए, उसमें पॉलिनेशन हो पाए तो उसको भी साथ में ही इवॉल्व होना पड़ेगा, उसके कलर में भी चेंज आना जरूरी होगा। तो ये तो था हमारी इंट्रेक्शन दैट इज म्यूचुअलिज्म। अब हमारी एक लास्ट इंट्रेक्शन बची है दैट इज अमेंसलिज्म। तो अमेंसलिज्म हम अभी सभी आप जो है नेक्स्ट मीटिंग को ज्वाइन करें, उसमें हम डिस्कस करते हैं अमेंसलिज्म।